हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और आपका फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, इसमें सबसे पहले टर्म्स है रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, देखना रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ चेंज वो होती है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो है ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है। देखना, इसको कर लेते हैं रब। फॉर रिएक्टेंट्स, देखना एक रिएक्शन है जिसमें ए है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहा है पी लिख दो खाली। तो आप देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो जो ये रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि वो लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उसके कारण रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो रही है कम। अब देखना, हमने लिया है ग्राफ, यहां पे ले ली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे ले लिया टाइम। अब देखो मैंने बताया कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, तो उसका ऐसे आएगा। अब देखना, एक टाइम लिया हमने T1, कंसंट्रेशन थी उस पे C1। ठीक है, ये है T1, यहाँ पे कैपिटल T ले लो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो चलता गया, रिएक्शन चलता गया और एक टाइम T2 है, उस पे कंसंट्रेशन घट के हो गई C2। अब देखना रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हाँ, T1 इनिशियल T1 ही था। अब देखना जो फाइनल है वो है C2, यहां पे लिख देंगे हम पहले, यहाँ पे फाइनल इनिशियल लिख दो, फाइनल और ये इनिशियल। ठीक है, अब इसको हम सीधा C1 C2 के टर्म्स में लिखते हैं। फाइनल क्या आई हमारी C2, इनिशियल क्या थी C1, फाइनल टाइम क्या है T2 और इनिशियल टाइम है T1। ठीक है, अब देखना एक चीज ध्यान से देखना, जो C2 है वो C1 से कम है। C2 जो हो C1 से कम है और कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में, इसलिए इसे हम डिनोट कर लेते हैं, पे स्पेस कम पड़ रहा है, डेल्टा C बाई डेल्टा T। इसलिए हम इसको माइनस से डिवाइड कर देते हैं, माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। आया समझ, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो ये आपका नेगेटिव साइन है, ये क्या शो कर रहा है, शोज दैट द concentration of reactant decrease with time। आया समझ? ठीक है, अब देखते हैं हम इसको प्रोडक्ट के लिए। फॉर प्रोडक्ट, देखो वही ले लिया, एक रिएक्टेंट है और ये जा रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। ठीक है, अब देखना ग्राफ, देखना ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पी में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहा है, ए की जो कंसंट्रेशन हो रही है डिक्रीज और पी का हो रहा है फॉर्मेशन, पी की कंसंट्रेशन हो रही है इंक्रीज। अब देखो कंसंट्रेशन
प्रोडक्ट की और टाइम। देखो इनिशियली ए तो पूरा था, ये तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ये है। तो अब टाइम लेते हैं T1। T1 टाइम लिया, इसमें हमारी कंसंट्रेशन थी C1। एक टाइम लेते हैं T2, इसमें हमारी कंसंट्रेशन है C2। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1 डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब देखो C2 C1 से बड़ा है तो C2 माइनस C1 आएगा पॉजिटिव, तो बाहर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो रेट क्या आएगा, प्लस का C डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है भाई। और ये जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन इसमें इसलिए आया है, इट shows the concentration of product increase continuously। ठीक है, ओके ओके। अब बात करते हैं कि जो भाई ये तो था नॉर्मल रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन गिवन है और आपको रिएक्शन का पता है कि फाइनल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, फाइनल रिएक्टेंट की सारी जो कंसंट्रेशन है और टाइम है वो है नोन। अब एक चीज आती है, ये है सिंपल रिएक्शन थी, उसमें स्टोइशियोमेट्री का कोई काम नहीं था। अब है स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन। देखो स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन देते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है N1C प्लस N2। ठीक है, अब लिखेंगे रेट। तो देखो रिएक्टेंट का रेट हो जो तो होता है माइनस का, इन दो का माइनस का और इनका आएगा प्लस का। लेकिन स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट, जब हम रेट लिखते हैं स्टोइशियोमेट्रिक का इनवर्स उस रेट जो डेल्टा ए माइनस डेल्टा टी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका रेट आएगा 1/m1 माइनस लगा दो क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, रेट तो सेम होगा पूरी रिएक्शन में, किसी से भी कैलकुलेट कर दो, 1/m2 रिएक्टेंट है इसलिए माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी 1/n1। देखो प्रोडक्ट आती है हम प्लस लगा देंगे इसमें। ठीक है, डेल्टा सी बाई प्लस का 1/n2 और डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो ये आ गया आपकी स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन के लिए रेट का फॉर्मूला, जिसमें कि स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट है वो उसका इनवर्स हमको रेट से मल्टीप्लाई करना है। चलो इस पे करते हैं दो क्वेश्चंस। देखो एक क्वेश्चन है आपका N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस आएगा 2NH3 गैस। ठीक है, 2NH3 गैस। अब इसमें हमें रेट की इक्वेशन लिखनी है सबके लिए। रेट की इक्वेशन देखना, -1 है ना, 1/1 d N2 बाय dt इज इक्वल टू -1/3 dH2 बाय dt, और प्रोडक्ट में है 1/2 NH3
बाय dt। तो ये आ गई आपकी रेट की इक्वेशन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो वैल्यू वाला होगा। रिएक्शन सेम है फॉर रिएक्शन N2 गैस प्लस गैस टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे दिया हमें T-3 बाई कितना है 2 × 10⁻⁵ 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। अब निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ हाइड्रोजन। हमें निकालना है DH2 बाय dt। हमें करना है ये फार्मूला। देखो इस वाले रिएक्शन के लिए तो पूरी इक्वेशन ये आई हुई है, ठीक है, तो हम सीधा यूज कर लेते हैं, वरना पहले ऐसा लिखते और फिर यूज करते। हाइड्रोजन का निकालना है तो -1/3 DH2 बाय dt इक्वल टू अमोनिया का हमें दे रखा है 1/2 DNS3 बाय dt। -1/3 हाइड्रोजन का तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि निकालना है बाय dt। देखो NH3 का दे रखा है 2 × 10⁻⁵, तो 1/2 × 10⁻⁵, 1/2 × 2 × 10⁻⁵, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, यह आएगा 10⁻⁵। और जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे -DH2 बाय dt, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी 3 × 10⁻⁵ यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं रेट लो पे। देखो थ्योरेटिकली एक रिएक्शन ले लो Ma + Na गिव्स प्रोडक्ट। देखो थ्योरेटिकली हम क्या लिखते हैं, थ्योरेटिकली जो रेट होता है, पहले रेट लो थोड़ा समझा। जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो इसके लिए हम ये वाली रिएक्शन कंसिडर करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को के प्रोपोर्शनल होता है, और रेट इक्वल टू के इंटू तो आ गया यहाँ पे आएगा थ्योरेटिकली। आप देखो सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे आ जाएगा थ्योरेटिकल, तो a की पावर m और ये यहाँ पे b होएगा b की पावर n, ठीक है। अब और आएगा एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ये स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट की पावर नहीं होती। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन में k a की पावर x और b की पावर y, और यहाँ से हमें पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो ये रेट लो है, इस रेट लो में जो रिएक्टेंट्स की जो पावर होती है उसका सम होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है नहीं, ऑर्डर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है रेट लो के अकॉर्डिंग, इसमें थ्योरेटिकली वाले में नहीं, एक्सपेरिमेंटल में इसके जो ऊपर पावर है उनका सम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा n से डिनोट करते हैं x + y, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके। अब बताते हैं आपको मोलिकुलैरिटी।
देखो मोलिकुलैरिटी क्या होती है, इसको डिनोट को हम कैपिटल एम से ही करते हैं। देखो कोई भी रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। मोलिकुलैरिटी का मतलब होता है रिएक्टेंट्स के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, उनका सम होता है मोलिकुलैरिटी। तो देखो दो है, एक तो A है एक B है, तो इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी A प्लस बी। A प्लस बी बोल रहा हूँ, दो ही रिएक्टेंट है तो सीधे दो, ठीक है। ये हो जाएगी मोलिकुलैरिटी। आया समझ? मोलिकुलैरिटी के बाद आता है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जो होते हैं ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी मोलिकुलैरिटी तो होती है दो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वन। देखो इसके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल होते हैं जो कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। चल लेते हैं आपके सामने, C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस में C6H12O6, ठीक है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका आएगा, देखो वाटर है, वाटर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा कि C12H22O11, बस इसकी पावर 1 है तो ऑर्डर आ गया 1, ऑर्डर आ गया 1, ठीक है। देखो यहाँ पे H2O जो है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है इसका C2H5 COOH प्लस H2O gives प्रोडक्ट लिखते हैं, गिव्स प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया K इंटू C2H5COOH और पावर 1 तो ऑर्डर आएगा इसका 1, ठीक है। ओके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया आपका। अब करते हैं रेट लॉ के एक दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आ रहा है आपका, चलो 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 चलो, एक और चीज रहती है अभी आपकी, जो देखो रेट लॉ में क्या था हमारे पास, R इज इक्वल टू K A की पावर X B की पावर Y। ये जो होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अब देखना इसमें K की जो आप देखो A की कॉन्सेंट्रेशन जब K कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जब A और B दोनों ही 1 के इक्वल होती है तो जो रेट ऑफ जो कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट निकालते हैं रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ की, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, इसे रब कर देते हैं, यूनिट ऑफ के। देखो रेट ऑफ रिएक्शन होता है के A की पावर n। अब रेट की क्या इक्वेशन होगी, जो कंसंट्रेशन बाय टाइम है, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर और अपॉन में टाइम सेकंड, तो S चले जाएगा ऊपर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या यूनिट होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू के। जो A है उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है, तो इसकी है मोल पर लीटर, इसकी पावर n। अब आप करेंगे इसको यहाँ पे डिवाइड, तो मोल की क्या पावर है, मोल की यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आई है 1 माइनस n, तो लीटर की जो है इनवर्स है,
तो वो यहां पे आएगा 1 माइनस n और हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1, और सेकंड जो है वो सिर्फ रहेगा सेकंड इनवर्स। देखो ये आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गया, और n क्या है, ऑर्डर। अब देखो निकालते हैं हम 0, 1 और सेकंड ऑर्डर 4 n इज इक्वल टू 0, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो k की यूनिट होगी यूनिट ऑफ, तो n की जगह 0 पुट कर दो, मोल पर लीटर पर सेकंड, 4 यूनिट ऑफ के। देखो n की जगह 1 पुट कर दो, इसकी तो आ जाएगी 0, 0 इक्वल टू 1, इसकी जगह 1 करो, इसकी भी 0, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगी, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर, अब आएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। n है जो ऑर्डर है, ये n इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के। देखो 2 यहां पे पुट करा तो मोल इनवर्स आ गया, मोल इनवर्स, और 2 यहां पे पुट गया तो लीटर आ गया, 2 माइनस 1 प्लस का 1, और सेकंड इनवर्स लगा लो, एक लगाना हो तो, वरना जरूरत होती नहीं। तो ये आ गया आपकी यूनिट ऑफ के, ठीक है। अब रेट लो पे करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशन बताते हैं। क्वेश्चन करते हैं पहले। देखना क्वेश्चन है, एक टेबल दी गई है आपको, रेट लो, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। देखो ए बी और इंटरमीडिएट, ठीक है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पे पूरे पे क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, है ना। ए बी और इंटरमीडिएट, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो ए की दी गई 0.5 और ये दी गई 0.5, और ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस रेट लो, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट। देखो रेट दिए गए हैं हमको, ये जो यहाँ पे नहीं इंटरमीडिएट लिख रखा है ये रेट, ठीक है। अब आएगा 0.5 1.0 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 3 है 1.0 0.5 और ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट लो, फाइंड रेट लो, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। देखो अब हम करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले रेट लो के अकॉर्डिंग हम रेट की इक्वेशन लिखते हैं कि ए की पावर x और b की पावर y, ओके। अब एक रिएक्शन के लिए k की वैल्यू होती है कांस्टेंट। अब सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए, तो a की कितनी है 0.5 की पावर x और b की कितनी है, b की भी 0.5 और इसकी पावर y। r1 हमें कितना दिया गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रेट दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 k इंटू 0.5 की पावर x गिव्स 2, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन आएगी आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू k 0. ये आ गया। अब ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। देखो तीनों इक्वेशंस को आपस में हम करेंगे सोल्व और x और y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सेम देखो x और x इसमें सेम है 1 और 2 में, तो डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन।
तो इनको करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 1/2 गिव्स 1/2 इज इक्वल टू, जब 4 इंटू 10 की पावर बाई 8 इंटू 10 की पावर -4 है, -4 से -4 कट गया और 4 टू ज़ा 8, तो इसमें k से k कट जाएगा, 0.5 की पावर x से 0.5 की पावर x कट जाएगी, ये तो हो गया 1, इसकी कर लो कितनी पावर, तो ये 1 ही रहेगा और ये आ जाएगा आपका 0.5 की पावर y के इक्वल। देखो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो यहाँ से y आ गया 1 के इक्वल। अब देखो y आ गया 1 के इक्वल, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। देखना y को हमने पुट कर दिया, ये होगा 0.5, 0.5 जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है 0.5 नीचे जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 बाय 0.5। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा। अब कोई सी दो इक्वेशन लेते हैं, थर्ड, सेकंड और थर्ड। देखो सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय थर्ड इक्वेशन। अब इसमें देखना ये y और y सेम लेनी है, तो 1 और थर्ड, ठीक है 1/3, y 0.5 की पावर -y, वो 0.5 की पावर y और यहाँ पे 0.5 की पावर y, ये कट जाएगा और इस साइड से 4/1.6 1/4 आएगा, 0.5 की पावर x नीचे 1 है, ये आएगा 1/2 की पावर x, और 1/4 क्या होता है 1/2 की पावर 2, तो यहां से x आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब निकालना हमें रेट लो, तो रेट लो क्या निकला, फर्स्ट रेट लो आपने देखो भाई डिवाइड करके देख लेना इसमें, ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया आपकी। रेट लो था हमारे पास, क्या लेट गया था, k a की पावर x, x कितना है 2 और b की पावर y, y कितना है 1। दूसरा ऑर्डर, देखो ऑर्डर क्या होता है, अभी पीछे लिखवाया था x प्लस वाई और x प्लस वाई x2 y1 3, ऑर्डर आ गया 3। तीसरा क्या है रेट कांस्टेंट। अब देखो कोई सी भी एक इक्वेशन पकड़ लो, फर्स्ट ले लेते हैं रेट कांस्टेंट और उसमें x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 की पावर -4 इज इक्वल टू k इंटू क्या होएगा, x है 2 तो 0.5 का स्क्वायर होएगा 0.25, ठीक है, और y है 1 तो ये आ जाएगा सीधा 0.5। अब देखना 25 को अगर डेसिमल है 10 की पावर -2 और 5 के डेसिमल है 10 की पावर -1, दोनों कितना है 10 की पावर -3 और ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर माइनस ये आएगा 0.04 इक्वल टू k इंटू अब 25 5 जा, या फिर देखो सीधा ये ले लेते हैं हम आपके लिए 4 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू k इंटू 0.25 कितना था 1/4 और 0.5 1/2, यहां से हो जाए 4 टू 8 और 8 यहाँ पे हो जाए मल्टीप्लाई, तो गिव्स k इज इक्वल टू कितना हो गया 4 टू 8 8 4 32 32 का लिखो 3.2, एक डेसिमल से हटा देंगे इसको -3 3.2 इंटू -3। अब बचती है यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के होती है, यहां पे कर देता हूं, यहां पे नहीं थोड़ा रब करके पिछले वाला वहां पे, देखो यहां से रब कर रहा हूं मैं। यूनिट ऑफ के फाइंड करेंगे, यूनिट ऑफ के कितनी आई थी, मोल 1 - n लीटर n-1 और आगे आया था पर सेकंड। अब देखो 4 n इक्वल टू 3 4, तो भाई यूनिट आएगी मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। तो अब k की वैल्यू लिखेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल -2 सेकेंड। ये आ गई आपकी थर्ड की वैल्यू भी आ गई आपकी k की यूनिट के साथ वैल्यू, ठीक है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताया कि यूनिट फाइंड करके साथ में लगा दो, ओके आया समझ, ठीक।
ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। छोटा हाँ वो रहा क्वेश्चन ये रहा। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन है, हमें दे रखा है k इज इक्वल टू 2 इंटू k इज इक्वल टू 2 इंटू 2.1 कर लो, 2.1 इंटू 10 की पावर -3 और यूनिट दे रखे हैं मोल -2 L2 सेकेंड इनवर्स, और कहा है इसमें फाइंड ऑर्डर। ठीक है, देखो ऑर्डर किससे पता चलता है? यूनिट से। ठीक है, इसकी यूनिट देखिए, मोल यूनिट क्या दे रखी है इसकी? मोल की पावर -2 L की पावर लीटर स्क्वायर और S -1। यह हमने किसके लिए देखा था? देखो सबसे पहले तो आपको जनरल यूनिट से कंपेयर करके बता देता हूँ। ये हमें अभी देखा था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या था, n = 3। तो मोल की पावर थी यहाँ पे 1 - n, L की पावर थी n-1 और सेकेंड इनवर्स था। अब देखो इनमें कंपेयर करें तो 1 - n = -2, n यहाँ चला गया 2 आगे प्लस होगा, n = 3 और ये निकलती है ऐसे। और पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाली थी यूनिट। ठीक है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बड़ा है। ठीक है, हो गया। ओके, अब आते हैं हम इंटीग्रेटेड इक्वेशंस पे। इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। वो हमें 2 ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़नी है, एक तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आएगा सबसे पहले करेंगे हम 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर 0 देखो एक रिएक्शन है A gives B, ठीक है, और इसके लिए हम रेट लिखेंगे, रेट लो के अकॉर्डिंग A की पावर X। तो आप देखो रेट A की पावर X नहीं, 0 ऑर्डर के लिए हो जाएगी A की पावर 0। अब ये तो हो जाएगा 1 और रेट कितना होता है? रेट का फॉर्मूला है dA/dt = K। अब यहाँ से आएगा dA = -K dt। अब इसका करेंगे दोनों साइड से इंटीग्रेट। अब देखो जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C0 और फाइनल है CT। ठीक है, और 0 और टाइम 0 है इनिशियली और फाइनल है T। देखो ये आएगा, अब dA का इंटीग्रेशन A, लिमिट्स लगा दी C0 to CT = -K, dt का इंटीग्रेशन T और लिमिट्स लगा दी 0 to T। ये आएगा अब CT - C0 = -KT। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे हम CT = C0 - KT। यहाँ से आ जाएगा एक ग्राफ आपका y = C - mx। देखो यहाँ से आ जाएगा आपका एक ग्राफ। इस पे लेंगे हम CT को और x पे ले लेंगे T को x एक्सिस पे, और ये है इंटरसेप्ट C0 और जो स्लोप है वो होता है m। m किसके इक्वल आएगा? k के। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारे पास इक्वेशन है CT = C0 - KT। अब देखते हैं जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी एट T 100%। देखो CT जो है ये तो हो जाएगा 0 = C0 - KT 100%। टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ से आया T 100% = C0/K। ठीक है, दूसरा एट T = 50%। ठीक है, T 50% नहीं
टी 50%, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुका है, और हम इसको लिखते हैं टी हाफ, और इसको ही कहते हैं हम हाफ लाइफ। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आया सी टी, जब रिएक्शन आता होगा सी नोट बाई टू इज सी नोट माइनस के टी, यहाँ से आएगा सी नोट बाई टू इज इक्वल टू के टी, और इससे हमें पता चलेगा टी हाफ, ये टी हाफ, यहाँ भी ये टी हाफ, तो टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया है सी नोट बाई टू के। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा, ग्राफ भी है टी हाफ का एक, तो जो देखो टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाई टू के, ये आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स। देखो y एक्सिस पे हमने ले लिया टी हाफ, और x एक्सिस पे ले लिया 1/k, तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, और उसका स्लोप जिसे हम m से डिनोट करते हैं वो आएगा सी नोट बाय टू। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है A gives product, A gives product, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ है इसका 10 मिनट, हाफ लाइफ 10 मिनट, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, और इनिशियल जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो है 0. यहाँ पे ए के लिख दूँ, ए 0.1 मोलर, और देन फाइंड हाफ लाइफ, देन फाइंड हाफ लाइफ, देन फाइंड हाफ लाइफ। फर्स्ट है इनिशियल initial concentration of A is, initial concentration of A is equal to 0.2 मोलर, और सेकंड है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड है when initial concentration of A is equal to 0.05 मोल। ठीक है, देखो हमें निकालनी है सबसे पहले इस क्वेश्चन में K की वैल्यू। टी हाफ की क्या मतलब, टी हाफ का क्या फॉर्मूला, सी नोट बाई टू के। ठीक है, सी नोट बाई टू के, अब टी हाफ दे रखा था हमें 10 मिनट्स, और सी नोट दे रहा 0.1, ये था 2k, तो k चला जाएगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/200। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट सोल्व। देखो टी हाफ का फॉर्मूला होता है ए नोट, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखे वो 0.2 है, और नीचे कितनी है हमारी, के कितना आया था 2 इंटू के था, 2 इंटू के आ गया 200, तो ये आ गया टी हाफ आपका 200 है भाई, ये 20 पर जाके 24 आया यहाँ पे, 20 पर गया 24, 20/4, यह आ गई इसकी 5 मिनट। ठीक है, और सेकंड में देखो टी हाफ कितनी आएगी, 0.05/2 इंटू के कितना, एक मिनट, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो गई गड़बड़, हाँ 1/k था, ये था 1/k, 1/24, 1/ ये था 0.2 इंटू कितना आ जाएगा 200, और 2 से ये कट गया, ये आ गया 0.1, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ आएगा आपका 20 मिनट। हो गया। दूसरा देखो कितनी दी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 0.05/2 इंटू के कितना 1/200, अब 200 जाएगा ऊपर, 20 से दोनों पॉइंट गए, और 2 इंटू 5 10/2 इक्वल टू 5 मिनट्स। इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, कैसे, पहले जो समझ में आया, ओके।
एक लाइन में करेंगे कैसे, जैसे देखो टी हाफ है, टी हाफ का फॉर्मूला था हमारे पास सी नोट बाय 2k, और देखो k कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा सी नोट। देखो अब सी नोट सबसे पहले तो 0.1 और ये 10, ठीक है, और दूसरा टी हाफ डायरेक्ट बाय 0.2, ये ऐसे पुट करके भी ये निकाले जा सकते हैं। देख लो 0 पॉइंट, सबसे पहले 10 हाफ दे रखा है, 10 मिनट फर्स्ट कैल निकाल रहे हैं और इसका टी हाफ हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू सी नोट उसकी 0.1 मोलर और इसकी 0.2 मोलर, तो जो कांस्टेंट था वो आपस में कट चुका। अब टी हाफ इसकी आएगी इज इक्वल टू ये यहाँ पे और यहाँ पे उल्टा होके ऐसे गया 20 मिनट्स। सोल्व करके देख लेना बेशक यही आएगा। और दूसरा भी 10 बाई टी हाफ इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.05, तो ये टी हाफ आ जाएगा 5 मिनट। आया समझ? ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्या है के ए, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा डी ए बाई डी टी, और ये आ जाएगा के ए। देखो ये रेट लॉ के हिसाब से लिख रही है ना, यहाँ की पावर तो रहेगी 1, ठीक है। अब देखो डी ए बाई ये आ जाएगा नीचे, एक जैसे जो एक जैसे हैं आपके जो भी जो आपके फॉर्मूले में जो एक जैसी डिजिट्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं और ये आ जाएगा माइनस के डी टी। अब करेंगे इंटीग्रेशन माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन अभी नहीं, हाँ इंटीग्रेशन। देखो इनकी लिमिट रहेगी इनिशियली सी नोट फाइनली सी टी, और इसकी इनिशियली टाइम 0 फाइनली टी, तो एल एन ए क्या लिमिट सी नोट से सी टी, और ये माइनस के टी 0 से टी एल एन। अब देखो इंटीग्रेशन हो गया, इसमें पुट कर देंगे लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के इंटू इसकी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आएगा एल एन सी टी माइनस एल एन सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, और यहाँ पे आएगा एल एन सी टी इज इक्वल टू एल एन सी नोट माइनस के टी, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। अब देखते हैं इस पे ग्राफ, ठीक है। वाई एक्सिस पे ले लेते हैं एल एन सी टी और एक्सिस पे लेते हैं टी, यहाँ पे था इंटरसेप्ट, यह आएगा एल एन सी नोट और ग्राफ आ जाएगा ऐसे डिक्रीजिंग और स्लोप आएगा आपका के, ठीक है। जब डिक्रीजिंग जो ग्राफ है वैसे ही नेगेटिव साइन शो कर रहा है तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, और चाहिए तो आपको लगा भी सकते हैं। तो आप कर रहे हैं रब, बढ़ते हैं आगे। देखो अब हमारे पास इक्वेशन आई थी एल एन सी टी इज इक्वल टू एल एन सी नोट माइनस के टी। अब इसमें हम नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 2.303 log 10, 2.303 log 10 सी नोट माइनस, देखो अब 2.30 से पूरी इक्वेशन कर देंगे डिवाइड, log 10 सी टी इज इक्वल टू log 10 सी नोट माइनस के बाई 2.303 टी। अब बनाएंगे इसका ग्राफ, वही y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। देखो ये आएगा x एक्सिस पे,
सी टी गिव्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा इंटरसेप्ट कितना आपका log 10 सी नोट, और ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे डिक्रीजिंग, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा आपका k बाई 2.303, ठीक है। आया समझ यहाँ तक। अब फाइंड करते हैं इसका जो t 100% है और हाफ लाइफ भी, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन है ln, पहले एक और ग्राफ रहता है ln ct इक्वल टू ना ln ct माइनस ln c नोट इक्वल टू माइनस kt। अब ये कैसे, ये इसका क्या होगा ln ct बाई सी नोट इक्वल टू माइनस kt और ct बाई सी नोट इक्वल टू e की पावर माइनस kt। तो जब नेचुरल लॉग हटता है तो एक्सपोनेंशियल बेस बनता है, ठीक है। और अगर जो 10 log 10 हटता है तो यहाँ पे बेस बनता 10 की पावर माइनस kt हो जाते हैं। तो ct इक्वल टू सी नोट e की पावर माइनस kt। अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ct गया x एक्सिस पे और टाइम आया यहाँ पे ऐसे, और ct गया y एक्सिस पे और जो आपका टाइम आया वो आ गया x एक्सिस पे, ठीक है। तो आपका स्लोप बनेगा ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज यहाँ पे, ये यहाँ पे तो जो यहाँ पे क्या है सी नोट, और ये आएगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हुए टाइम के साथ, ठीक है। आया समझ। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये इक्वेशन जो हमने शुरू में निकाली था इंटीग्रेशन करते हुए, तो वही इक्वेशन पूरी डेरिवेशन में काम आने वाली है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। देखो हमारे पास इक्वेशन थी ln ct इक्वल टू ln c नोट माइनस kt। हमें फाइंड करना है t 100%। देखो t 100% पे ct हो जाएगा 0, और ln 0 कितना होगा, log 0 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा log बोल रहा हूँ ln c नोट माइनस kt। kt इज इक्वल टू ln को log 10 में कन्वर्ट कर दो 2.303 log 10 c नोट, और t आएगा हमारा 2.303 log 10 c नोट बाय k, ठीक है। आया समझ। और अब फाइंड करते हैं इसका t हाफ अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। ये इतना उतार लो भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख दें t 100%, मतलब रिएक्शन जब 100% कंप्लीट हो जाएगी, ये वो टाइम निकला हमारा, ठीक है। अब देखो आपका आएगा अब टी हाफ, हम फाइंड करने जा रहे हैं टी हाफ। तो हमारी इक्वेशन क्या थी ln ct इज इक्वल टू ln c नोट माइनस kt। हाँ अब फाइंड करते हैं t 50% और t हाफ। जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी तो देखो ln हो जाएगा c नोट बाई 2 इज इक्वल टू ln c नोट माइनस kt। अब kt को इधर ले आएंगे और ln c नोट को ले जाएंगे वहां पे, ये t हो जाएगा t हाफ, तो k t हाफ इज इक्वल टू ln, ये हो जाएगा c नोट बाय c नोट, बाई में 2 करें तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब t हाफ आ गया आपका, c से c कट गया, ln 2 बाय k। अब देखो ln 2 को हम पुट करेंगे 2.303 log 10 2 k इज इक्वल टू log 2 का कितने वैल्यू होता है जब 10 बेस होता है 0.301। अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 0.693 बाय k। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका टी हाफ। इसको लिख लेते हैं हम सेपरेटली, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय k। अगर हम बनाए ग्राफ, थोड़ा सा यहीं पे समझ लो, टी हाफ आए हमारा x एक्सिस पर और k आए हमारा ना, टी हाफ आए हमारा y एक्सिस पर और k आए x एक्सिस पर, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा डिक्रीजिंग, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट होता है आपका यहीं पे खत्म। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। देखो एक क्वेश्चन आपका 2a इक्वल टू बी, 2a गिव्स b is first order reaction, is first order reaction, then which is correct, then which is correct? ACT is equal to C naught C naught is equal to C naught बोल रहा हूँ, C naught is equal to CT e की पावर T naught is equal to CT e की पावर 2KT और D आ गया C naught is equal to CT e की पावर माइनस 2KT आ जाएगी। देखो अब हमारे पास रिजल्ट क्या था, CT इज इक्वल टू C नॉट e की पावर माइनस 2KT, और इसमें देखो इसी फॉर्म में दे रखा है, जो C नोट है उसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे CT की नहीं दे रखी। C नोट इज इक्वल टू कितना आएगा, CT e की पावर माइनस 2KT इस साइड जाएगा और ऊपर जाएगा प्लस e की पावर प्लस को सीधा लिख दे 2KT। आया समझ? ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। फॉर ए गैसियस फर्स्ट ऑर्डर गैसियस, देखो ए है मान लो गैसियस रिएक्टेंट, और ये दे रहा प्रोडक्ट बी सी, ये भी गैसियस है, गैसियस। देखो इनिशियल जो प्रेशर था इसका था पी नोट, ठीक है, पी नोट ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो एक ही बात है, एट टी इज इक्वल टू 0, और इनका था 0 0, ये फॉर्म ही नहीं हुई, और ऐड कर लेंगे टी इज इक्वल टू टी टाइम पे, तो इसका बना x और इसका बना x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पी नोट माइनस एक्स, ठीक। अब देखना, तो t का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाय के log p फाइनल बाय p इनिशियल, p फाइनल बाय p फाइनल नहीं, p इनिशियल बाय p फाइनल। आया समझ? अब करेंगे इसमें पुट t इज इक्वल टू 2.303 बाय के log p इनिशियल बाय p फाइनल। अब देखना यहाँ पे इनिशियली था हमारा p नोट और फाइनल में आ जाएगा p नोट माइनस एक्स, ठीक है, रिएक्टेंट का है तो पुट करेंगे। अब देखते हैं वो जो रिएक्शन पीछे गई उसमें जो हमारा फाइनल प्रेशर कितना आया, देखा फाइनल प्रेशर P मानेंगे पहले हम, रिएक्शन थी A गिव्स B प्लस C, तो शुरू में था P नोट, ये था 0 0, अब आएगा ये बने x, ये बन गया P नोट माइनस एक्स। अब देखना टोटल जो फाइनल बने P नोट माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, ये टोटल था, टोटल को हम P मान लेते तो x की वैल्यू आ गई P माइनस पी नोट, ठीक, आया उतना। अब देखना इसमें करेंगे हम पुट 2.303 बाई के
लोग इनिशियल प्रेशर कितना था पी नोट, और फाइनल हमारे पास आया है पी नोट माइनस एक्स, ठीक है, जो फाइनली हमारे पास आया रिएक्टेंट का, ठीक है। अब इसमें करेंगे एक्स की वैल्यू पुट 2.303 बाय के लोग पी नोट बाई पी नोट माइनस पी और माइनस माइनस प्लस पी नोट, देखो अब 2 पी नोट और माइनस पी, ठीक है, ये आ गया। इसे बेशक पुट करके देख लेना यहाँ पे, तो ये आ गया टी का फार्मूला किसके लिए, जो हमारी गैसियस रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो गैसियस होती है उनके लिए, ठीक है। उतार लिया करो भाई, साथ के साथ में मैं साइड में ही रहता हूँ, दिखता होगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसके बाद आता है एक क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए गिव्स बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, इसे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, गैसियस अब देखो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन दिया, होमोजीनियस मतलब ए बी सी डी तीनों गैस है। इनिशियल प्रेशर हमें दिया है इन्होंने पी नोट, ठीक है, और जो प्रेशर आफ्टर टाइम टी है वो दिया है पी टोटल प्रेशर। देन फाइंड रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, अब हमें निकालना है रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पी नोट, लिख देता हूँ, फाइंड के रेट कांस्टेंट होगा के इन टर्म्स ऑफ पी नोट पी एंड टी, ठीक है। अब करते हैं इसे सोल्व। गिवन इक्वेशन है ए गिव्स बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब देखना ए है इनिशियल प्रेशर पी नोट, इनिशियल इसका 0, इसका 0, इसका 0, ये है t इज इक्वल टू 0 पे, और एक आएगा t इज इक्वल टू टी पे। इसका मान लो x फॉर्म हो गया, इसका भी x फॉर्म हो गया और इसका भी x, तो इसका प्रेशर पे जाएगा पी नोट माइनस एक्स। अब देखो एट टाइम t पे टोटल प्रेशर काउंट करते हैं, पी नोट माइनस एक्स प्लस इन तीनों का x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये आएगा पी नोट प्लस एक एक्स से एक एक्स या 2x, और पी टी हमें कितना दे रखा है, ये देखो पी टी एट टाइम टी, प्रेशर एट टाइम टी दे रखा है हमें पी खाली, तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू p माइनस पी नोट बाय 2, ये आ गई x की वैल्यू। अब देखना टाइम की इक्वेशन क्या थी, टाइम की इक्वेशन थी माइनस 2.303 बाई के log 10 p फाइनल बाय p इनिशियल। देखो पिछली बार मैंने लिखवाया था p इनिशियल बाय p फाइनल, लेकिन उसमें देखो एक फर्क है, वहां पे मैंने पॉजिटिव लिया था डायरेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव में आता है, फिर नेगेटिव को अंदर लेके जाते p इनिशियल बाय p5 हो जाता है। तो टाइम आ गया यहाँ पे 2.303 बाय के log 10, माइनस को हम अंदर लेके गए तो ये हो जाएगा p इनिशियल बाय p फाइनल। अब देखो k को हम यहाँ लेके चले जाएंगे और t को हम ये ले आएंगे यहाँ पे, तो k आ गया यहाँ और ये t आ गया 303 बाय t log 10। अब देखना इनिशियल प्रेशर कितना है, इनका तो 0 है और एक आ गया p नोट, एक है p नोट इनिशियली, और देखो p फाइनल, पूरे ओवरऑल रिएक्शन में p फाइनल है, p फाइनल पूरे ओवरऑल में नहीं लेते, रिएक्टेंट्स का ही लेते इसमें, ठीक है। रेट लो के अकॉर्डिंग फाइनल है p नोट माइनस एक्स, p नोट माइनस एक्स, तो k की वैल्यू आई 2.303 बाय t
log 10। अब देखो x की वैल्यू है, पुट करेंगे p माइनस पी नोट बाई 2 लेगा यहाँ पे एलसीएम और चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2p नोट माइनस पी नोट, तो ये और 2 चलाएगा ऊपर आएगा 2p नोट, और यहाँ पे आएगा 2p नोट माइनस पी नोट आ जाएगा p नोट माइनस p। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है भाई। ये आएगी वैल्यू आपकी रेट कांस्टेंट की। आया समझ? ठीक है, आप चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो टाइप की हैं। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक, सेकंड है एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक होता है एनर्जी रिलीज, और एंडोथर्मिक होता है एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। अब करते हैं इनको डिटेल में डिस्कस। पहले लेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखो ग्राफ देखते हैं हम। मान लो यहां पे है कोई रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट को मिली एनर्जी, वो गया अपने जो है ट्रांजिशन स्टेट में, और उसने यहां आके बना दिया एक प्रोडक्ट। अब देखो ये है ऐसे और ये आ गया ऐसे। अब देखना, देखो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो रिएक्टेंट ने कुछ ना कुछ एनर्जी ली होगी, इसने एब्जॉर्ब की होगी, ठीक है। अब देखना ये जो पूरी है ये है आपकी ई ए फॉरवर्ड। रिएक्टेंट्स को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट पे ले जाने के लिए जो एनर्जी काम आती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मान लो बैकवर्ड रिएक्शन ये आएगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए बैकवर्ड, और जो निकालेंगे हम डेल्टा एच जो निकालेंगे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, वो देखो डेल्टा एच किसी के लिए निकाल लो, फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, तो आ जाएगा ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अब देखना एक बार एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो ई ए फॉरवर्ड है ना वो ई ए बैकवर्ड से ज्यादा है, ई ए फॉरवर्ड ज्यादा है इससे, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है यहाँ पे ई ए जो फॉरवर्ड है ना तो वो ज्यादा है ई ए बैकवर्ड से, तो यहाँ पे जो देखो ज्यादा में से कम को घटाओगे तो आएगा प्लस, डेल्टा एच रहता है पॉजिटिव। आया समझ? ठीक है, अब चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पास। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझेंगे अब हम। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो डेल्टा एच होता है वो होता है नेगेटिव। देखो पिछले में हमने पढ़ा एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों होता है, आप देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव क्यों होता है। तो ये ले लिया हमने, ये हो गया टाइम, ये आ गई एनर्जी। अब देखा कोई रिएक्टेंट है यहाँ पे, वो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट कुछ ऐसे,
ठीक है। अब देखना प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। इससे इसका क्या मतलब, जो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट ने एनर्जी रिलीज कर दी प्रोडक्ट बनाते बनाते। अब देखना ये रिएक्शन यहां से फॉरवर्ड जा रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो ये तो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और देखो समझ आया, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट, ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, फॉरवर्ड। अब जाएगा, अब देखो कोई भी रिएक्शन अगर, अब ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो देखो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगी ये एक्टिवेशन एनर्जी। अब फाइंड करते हैं डेल्टा एच। देखो मैंने कहा था डेल्टा एच होता है, फिक्स है ये इसका फॉर्मूला, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखना ये बैकवर्ड जो है वो है इतना और ये फॉरवर्ड जो है वो है इतना। अब ये वाला ज्यादा होगा, ये बैकवर्ड ज्यादा और ये माइनस में है, और माइनस वाला बड़ा होता तो आंसर आता है माइनस में। ठीक है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ई ए जो बैकवर्ड होता है ना, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड रिएक्शन ई ए बी ये ज्यादा होता है ई ए एफ, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन, विच गिव्स डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, जिसकी वजह से जो डेल्टा एच होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसे करते हैं आप रब। अब चलते हैं आगे, यह आ गया हमारा लास्ट टॉपिक। देखिए इसमें एक और चीज आती है, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, देखो टेम्परेचर को हम जब इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इंक्रीज। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलिजन्स। अब देखो जब टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर जब 10 केल्विन और 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा तो रेट जो है वो अपने आप का डबल हो जाएगा। ठीक है, आ गया? ठीक। दूसरा देखो, एक कोई भी रिएक्शन है, मान लो एक रिएक्टेंट यहां से ऐसे प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये आ गई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, देखो कितनी ज्यादा है। अब जब हम कैटलिस्ट का यूज करें, कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा, देखो हमने ई दे दी इसको तो ये यहां पे पहुंचा, अब ये थोड़ा सा यहां पे होता तो ई दे दी तो यहां पे जाने के बाद भी एनर्जी है और वो पूरा प्रोडक्ट बनाएगी और भी जल्दी। तो देखो कैटलिस्ट को जब हम यूज करते हैं, कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये मीन्स एक्टिव एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हैंस इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और जब कैटलिस्ट बनाएगा ना ये प्रोडक्ट तो ये इसकी यहाँ पे ये इतनी डिक्रीज हो जाएगी इसकी। ठीक है, आया समझ? ओके, अब आती है लास्ट में अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है, ये होती है आपकी a इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी। देखो भाई, अब आते हैं अर्हीनियस इक्वेशन पे। अर्हीनियस इक्वेशन हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो अर्हीनियस इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, इसमें k होता है रेट कांस्टेंट और जो a होता है वो होता है अर्हीनियस कांस्टेंट।
ये है आपका, ये जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है आपका यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी आता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक ठीक। अब देखो k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ये आ जाएगा ऐसे एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब कितना आ जाएगा, अगला है एल एन के एल एन ए प्लस ये आ जाएगा यहाँ आगे माइनस ये बाय आर टी एल एन ई। और देखो एल एन ई ये होता है 1, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई एल एन के और एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये आया। अब देखते हैं इस पे ग्राफ कैसे बनते हैं इस वाली इक्वेशन पे। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी। ग्राफ देखना, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। एक्स एक्सिस पे ले लिया 1/t और वाई एक्सिस पे ले लिया एल एन के। यहाँ पे हमारा जो है ये है इंटरसेप्ट कितना, एल एन ए, और ये आएगा स्लोप, और वो भी माइनस। स्लोप क्या होगा इसका, ए बाई आर, भिड़ा दो या फिर ऐसे रखो। ये है आपका एक स्लोप, एक ग्राफ यह था और एक और ग्राफ है आपका इसी इक्वेशन से। अब देखो एल एन क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आ जाएगा 2.303 log 10 के इज इक्वल टू, ये यहाँ पे भी 2.303 log 10 ए माइनस ए बाई आर टी। अब पूरी इक्वेशन दोनों साइड से करके 2.303 से डिवाइड, तो ये आएगा log 10 के इज इक्वल टू log 10 ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ठीक है, अब देखा y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। अब बनाएंगे इसका ग्राफ, यहाँ पे ले लो इसका ग्राफ। देखो y एक्सिस पे क्या लेंगे, log 10 के, और नीचे वाले पे लेंगे 1/t। यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट log 10 ए। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरसेप्ट। अब ये ऐसे इसका ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग स्लोप के साथ, और इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप आप माइनस लगा भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ई ए बाई, और ये जो डिक्रीजिंग है ना, ये नीचे की तरफ आ रही है, ये भी और आपको बताती है कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, ई ए बाई 303 आर 2.303 आर। ठीक है, ये थे आपके अरहीनियस इक्वेशन के ग्राफ। अब देखो अरहीनियस इक्वेशन से रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, रब कर दूं। ठीक है, देखो अरहीनियस इक्वेशन से हमें हमारी log की जो इक्वेशन आई थी वो थी log 10 के इज इक्वल टू log 10 ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ठीक है, अब एट टेम्परेचर T1, तो यह आएगा log 10 K1। अब देखो जो रेट कांस्टेंट है वो हो गया K1 टेम्परेचर T1 पे, log
10A माइनस EA बाई 2.303 RT1। दूसरा एट टेम्परेचर T2, यह आया log 10A माइनस EA बाई 2.303 RT2। ये थी आपकी इक्वेशन 1 और ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, देखो log 10 K2 माइनस log 10 K1, ये कितना हो जाएगा? log A माइनस log B की प्रॉपर्टी होती है log A बाई B, log 10 K2 बाय K1, K2 बाई K1, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है, log 10 log 10 ये जाएगा कट। अब देख लो माइनस EA बाई 2.303 RT माइनस, और उसके बाद फिर से एक माइनस आएगा EA बाई 2.303 RT1, देख लेना। ln log 10A log 10 तो कैंसिल, तो ये आएगा माइनस EA बाई 2.303 RT2 माइनस, एक और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस एक तो था फॉर्मूले का माइनस, क्योंकि हमने सेकंड जो इक्वेशन है उससे फर्स्ट घटाई थी, और एक है जो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में जो माइनस है, ठीक है, माइनस का 2.303 RT1, ठीक है, log K2 बाई K1, ठीक है। ये आएगा आपका, देखो ये प्लस हो जाएगा, हम इसको सीधे आगे लिख रहे हैं अभी, ये प्लस का हो जाएगा EA बाई 2.303 RT1 माइनस EA बाई 2.303 RT2, ठीक है। अब ले लेंगे यहाँ पे EA बाई 2.303 दोनों सेम है, तो ये लेंगे कॉमन, log 10 K2 बाई K1 EA बाई 2.303 1 बाई T2। अगर आपको दे दिया जाए कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है, और एक टेम्परेचर पे आपको T1, मान लो कोई भी T1 टेम्परेचर दिया है, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, 300 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की इतनी, तो आप कोई भी जो भी नंबर नहीं गिवन हो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।